हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सोमा। तो कैसे हैं आप सब? शुरू करते हैं आज की कहानी का भाग 10। आदित्य और ईशानी का आमना सामना। सुबह जब ईशानी की आंख खुलती है तो वह चारों तरफ देखती है और समझने की कोशिश करने लगी कि वह कहाँ है। थोड़ी देर बाद ही उसे कल रात की अपनी शादी याद आ जाती है और उसे ध्यान आता है कि शादी के बाद उसे इसी कमरे में लाया गया था। तभी उसे याद आता है कि कल रात तो उसका पति भी उसके साथ ही था। वह अपनी नज़रें उठाकर पूरा कमरा देखती है, पर उसे ये अपना पति कहीं भी दिखाई नहीं देता। वह एक गहरी सांस लेकर उठ जाती है। उसे लगता है जैसे उसका पति भी उससे एक दूरी बनाए रखना चाहता है। यह सोचकर उसके दिल को एक तसल्ली होती है। तभी कोई दरवाज़ा खटखटाता है। वह जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो सामने पूर्णिमा जी और अमृता जी खड़ी होती हैं। उनके हाथों में एक एक थाल थे। उन्हें देखकर ईशानी फौरन उनके पैर छूती है। वे दोनों भी ईशानी के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देती हैं। ईशानी उन्हें अंदर आने के लिए कहती है तो वे दोनों अंदर आ जाती हैं और थाल को मेज़ पर रख देती हैं। पूर्णिमा जी ईशानी का हाथ अपने हाथों में लेते हुए उससे कहती हैं, देखो बेटा, यह शादी चाहे कैसे भी हालातों में हुई हो, मगर अब तुम इस घर की बहू हो। तुम्हें वे सभी अधिकार मिलेंगे जो सिंह परिवार की एक बहू को मिलते हैं। मैं मानती हूँ यह सब इतना अचानक हुआ कि तुम दोनों को कुछ भी समझने का मौका ही नहीं मिला, मगर शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसमें पति पत्नी को अपने आप ही एक दूसरे पर अधिकार मिल जाते हैं। तुम दोनों एक बार इस रिश्ते की शुरुआत तो कर कर देखो, जिंदगी अपने आप ही संभल जाएगी। यह सब कहते हुए उनकी निगाहें सोफे पर थी, जहां अब भी ईशानी का कंबल और तकिया रखा हुआ था। ईशानी जब उनकी नज़रों का पीछा करती है तो वह समझ जाती है कि पूर्णिमा जी किस ओर इशारा कर रही हैं। वह अपनी नज़रें झुका लेती है। अमृता जी थाल की तरफ इशारा करते हुए ईशानी से कहती हैं, इसमें कुछ कपड़े और गहने हैं, तुम तैयार होकर नीचे आ जाओ। आज इस घर में तुम्हारा पहला दिन है, तो आज की पूजा तुम ही करोगी और आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म भी है। यह कहकर वे दोनों वहां से चली जाती है। ईशानी जब उस थाल पर से कपड़ा हटाती है तो उसमें एक लाल रंग की बहुत सुंदर सी साड़ी थी और दूसरी थाल में भारी भारी गहने रखे थे। ईशानी कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। जब ईशानी बाथरूम में होती है तो आदित्य कमरे में आता है। उसकी शर्ट पूरी तरह से पसीने से भीगी हुई थी। उसे देखकर ही लग रहा था कि वह एक्सरसाइज करके आया है। आदित्य टॉवल लेकर बाथरूम की ओर जाने लगता है। तभी उसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आती है। आदित्य के कदम वहीं रुक जाते हैं। वह समझ जाता है कि बाथरूम में उसकी पत्नी नहा रही है। वह अपने कपड़े लेकर दूसरे बाथरूम में तैयार होने चला जाता है। ईशानी जब बाथरूम से बाहर आती है तो उसे कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ मिलता है। वह समझ जाती है कि कोई कमरे में आया था। वह चारों तरफ अपनी नजरें उठाकर देखती है, मगर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। वह फिर से दरवाज़ा बंद कर लेती है और तैयार होने लगती है। तैयार होकर ईशानी नीचे आ जाती है। नीचे पूर्णिमा जी और अमृता जी उसी का इंतजार कर रही थी। ईशानी को देखते ही पूर्णिमा जी ईशानी को अपने घर के मंदिर में ले जाती हैं और उससे पूजा करने के लिए कहती है। ईशानी पूजा करती है और सबको आरती देती है। अमृता जी ईशानी को लेकर रसोई में जाती हैं और उसे पहली रसोई की रस्म के बारे में बताने लगती हैं। वह ईशानी से कहती है कि उसे सभी के लिए कुछ मीठा बनाना होगा। इस पर ईशानी कहती है, सुबह तो सभी नाश्ता भी करते हैं, क्या मैं सभी के लिए नाश्ता भी बना दूं? पर अमृता जी ईशानी को रोकते हुए कहती हैं, नहीं, नाश्ता महाराज जी बना देंगे, तुम सिर्फ मीठा बना दो। ईशानी हाँ में सिर हिलाती है और सारा सामान देखने लगती है। उधर आदित्य जब अपने कमरे में आता है तो उसे कमरे में कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी आदित्य का फ़ोन बजता है। जैसे ही आदित्य फ़ोन पर सामने वाले की बात सुनता है तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह तुरंत अपना फ़ोन जेब में रखता है और बाहर निकल जाता है। आदित्य घर से बाहर ही जा रहा होता है जब पूर्णिमा जी उसे रोकते हुए कहती हैं, आदि कहाँ जा रहे हो? पूर्णिमा जी की बात सुनकर आदित्य पूर्णिमा जी के पास आता है और उनसे कहता है, बड़ी माँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर पूर्णिमा जी कहती हैं, मगर आज बहू की पहली रसोई है,
तो तुम्हें नाश्ता करके ही जाना होगा। मगर आदित्य मना करते हुए कहता है, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, और बाहर की तरफ जाने लगता है। तभी अमृता जी उसे रोकती हैं। मगर आदित्य फिर से मना कर देता है और कहता है, माँ, अगर ज़रूरी नहीं होता तो मैं नहीं जाता, मगर मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। पूर्णिमा जी कुछ कहने ही वाली होती हैं। तभी सूर्य प्रताप जी तेज आवाज़ में कहते हैं, बहू, उसे जाने दो, उसे ज़रूर कोई बहुत ज़रूरी काम होगा। अब पूर्णिमा जी और अमृता जी कुछ नहीं कह पाती। आदित्य आंखों ही आंखों में अपने दादाजी को धन्यवाद करता है और जाने लगता है। तभी दादाजी कहते हैं, मगर शाम तक ज़रूर आ जाना, क्योंकि शाम को तुम्हारी शादी की रिसेप्शन पार्टी है। आदित्य कहता है, ठीक है दादाजी, मैं शाम तक ज़रूर आ जाऊंगा। यह कहकर वह घर से बाहर चला जाता है। जैसे ही आदित्य बाहर निकलता है, ईशानी वहां आ जाती है, मगर वह सिर्फ आदित्य की पीठ ही देख पाती है। ईशानी सबसे कहती है, नाश्ता लग गया है, आप सभी नाश्ता कर लें। सभी ईशानी की बात सुनकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। ईशानी सबको नाश्ता सर्व करने लगती है, पर पूर्णिमा जी उसे रोकते हुए कहती हैं, बेटा, आप भी बैठ जाओ और नाश्ता करो, नाश्ता नौकर सर्व कर देंगे। आयशा ईशानी का हाथ पकड़कर उसे वहीं एक कुर्सी पर बिठा देती है और कहती है, भाभी, माँ ठीक कह रही है, आप हमारे साथ ही नाश्ता कर लो, क्योंकि भैया तो बाहर चले गए। आयशा की बात पर सभी उसे घूर कर देखने लगे। तब आयशा को समझ में आया कि उसने फ्लो में क्या कह दिया। वह ईशानी को सॉरी बोलते हुए कहती है, भाभी, मेरा आपका दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं था, और रोनी सी सूरत बना लेती है। उसकी बात सुनकर ईशानी कहती है, इसमें सॉरी बोलने की कौन सी बात है, आप सभी भी तो मेरे अपने हैं, मैं आप सबके साथ नाश्ता कर लूँगी। उसकी इस बात पर सभी के चेहरे खुशी झलक उठती है। सब ने नाश्ता किया और नाश्ते के बाद ईशानी ने सबको अपने हाथों से बनी खीर लाकर दी। पर तभी अमृता जी बोली, बेटा, पहले मंदिर में भोग लगा दो, तभी हम सबको खीर देना। उनकी बात सुनकर ईशानी बोली, आंटी, मैंने पहले ही मंदिर में भोग लगा दिया है। जिस पर सभी उसे हैरानी से देखने लगे, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आज के ज़माने में भी किसी लड़की में ऐसे संस्कार हो सकते हैं। सभी को खीर बहुत पसंद आती है। दादाजी ईशानी की तारीफ करते हुए कहते हैं, बेटा, खीर तो बहुत अच्छी बनाई है, और एक ज्वेलरी बॉक्स ईशानी को देते हुए कहते हैं, यह तुम्हारी पहली रसोई का नेक है। ईशानी जब उस बॉक्स को खोलकर देखती है तो उसमें बहुत ही सुंदर कंगन थे। सूर्य प्रताप जी कहते हैं, बेटा, यह कंगन तुम्हारी दादी सास ने अपनी पोता बहू के लिए बनवाए थे, इसमें उनका आशीर्वाद है। यह सुनकर ईशानी वह कंगन ले लेती है और दादाजी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है। दादाजी प्यार से ईशानी के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते हैं। पूर्णिमा जी भी ईशानी को बहुत ही सुंदर हार देती है और अमृता जी उसे पायल देती है। ईशानी सबके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। अब सब आयशा की तरफ देखते हैं तो आयशा अपने दांत दिखाते हुए कहती है, वह मैं भाभी का गिफ्ट लाना भूल गई, पर पक्का मैं कल भाभी के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट ले आऊँगी। उसकी बात पर सभी अपना सर नाम में हिलाते हैं। ईशानी कहती है, गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर आयशा कहती है, ऐसे कैसे गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो कोई एक गिफ्ट देता है तो मैं उससे एक एक्स्ट्रा गिफ्ट ले लेती हूँ। ईशानी उससे कहती है, तो फिर क्या मैं तुमसे गिफ्ट में कुछ मांग सकती हूँ? ईशानी की बात सुनकर आयशा झट से बोली, नेकी और पूछ पूछ, यह तो और भी अच्छा है। मुझे आपका गिफ्ट पसंद करने के लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। बताइए, क्या चाहिए आपको? ईशानी अपना हाथ आगे करते हुए कहती है, फ्रेंडशिप। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? ईशानी की इस बात पर सभी चौंक जाते हैं और आयशा ईशानी को आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगती है। वह झट से ईशानी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, बिल्कुल, मैं ज़रूर आपकी फ्रेंड बनूंगी। इस घर में 3 लड़के हैं और मैं अकेली लड़की, अब आप आ जाओगी तो मेरी भी टीम बन जाएगी। और खुशी से ईशानी के गले लग जाती है। ईशानी भी आयशा को गले लगा लेती है। उन दोनों को ऐसा देखकर सभी के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। ईशानी ने सबके दिल में अपने लिए जगह बना ली थी, इसलिए सब ईशानी को इस घर की बहू के रूप में पाकर खुश थे। शाम के समय पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। पूरे घर को लाइटों और फूलों से सजाया गया था। सभी की निगाहें बस दरवाजे पर ही टिकी थी। तभी दरवाजे से एंट्री होती है हमारे तीनों राजकुमारों की, ध्रुव, आदित्य और समय।
तीनों ही थ्री पीस सूट में इतने हैंडसम लग रहे थे कि वहाँ मौजूद सभी लड़कियाँ अपनी पलकें झपकाना ही भूल गई। ध्रुव ब्लैक कलर के सूट में किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। वहीं आदित्य नेवी कलर के सूट में सभी लड़कियों के दिलों पर बिजली गिरा रहा था। और हमारा सैम, वो तो वाइट कलर के सूट में कहर ही ढा रहा था। तीनों को एक साथ देखकर पूर्णिमा जी और अमृता जी हैरान हो जाती हैं, क्योंकि रुद्र जिस तरह गुस्से में शादी छोड़कर गया था, सभी को यही लग रहा था कि वह जल्दी घर नहीं लौटेगा। रुद्र जब भी गुस्सा हो जाता था तो उसका गुस्सा जल्दी शांत नहीं होता था, इसलिए जब तक उसका गुस्सा शांत नहीं होता तब तक वह घर नहीं आता था। मगर उसे अगले दिन ही घर वापस आता देखकर दोनों ही हैरान थी। कल जब रुद्र शादी से गुस्से में बाहर निकला तो आदित्य भी उसके पीछे जाने लगा, मगर सैम ने आदित्य को रोकते हुए कहा, भाई आप यहीं रुकिए, घर के सभी लोगों को आप ही संभाल सकते हो, मैं रुद्र भाई के पीछे जाता हूँ। आदित्य को भी रुद्र की बात सही लगी। उसने सैम के साथ कुछ बॉडीगार्ड्स को भी भेज दिया। रुद्र गुस्से में अपनी गाड़ी लेकर बिना बॉडीगार्ड्स के ही वहां से निकल गया और शहर के बाहर बने अपने फार्म हाउस की तरफ जाने लगा। मगर वह यह नहीं जानता था कि उसके दुश्मन तो इसी तरह के किसी मौके की तलाश में थे। एक सुनसान सी जगह पर उन लोगों ने रुद्र की गाड़ी को रोक लिया और अपनी गाड़ियों से बाहर आकर रुद्र की गाड़ी की तरफ बढ़ गए। रुद्र भी अपनी गाड़ी से बाहर निकला। रुद्र पहले से ही गुस्से में था और उन लोगों की इस हरकत ने उसके गुस्से को और हवा दे दी। वह अकेला ही उन सभी से भिड़ गया। उसका हर मुक्का और लात उन पर बिजली की रफ्तार से पड़ रहे थे। कुछ देर में सैम भी बॉडीगार्ड्स के साथ वहां आ गया, मगर तब तक रुद्र ने उन सभी की ऐसी हालत कर दी कि वे अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। रुद्र ने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया और कहा, इन्हें इनकी सही जगह पर पहुंचा दो। रुद्र वापस आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। तभी उसकी गाड़ी के दूसरे साइड का दरवाज़ा खुलता है और सैम भी रुद्र के साथ गाड़ी में बैठ जाता है। सैम को अपनी गाड़ी में बैठता देखकर रुद्र अपनी आंखें बड़ी करके उसे देखने लगा। तभी सैम कहता है, भाई आप कितना भी गुस्सा कर लो, मगर मैं गाड़ी से नहीं उतरूंगा। सैम जानता था कि जब रुद्र को गुस्सा आता है तो वह अपनी भी परवाह नहीं करता, इसलिए आदित्य ने सैम को रुद्र के पीछे भेजा था। रुद्र की गाड़ी उसके फार्म हाउस के अंदर जाकर रुकती है। रुद्र फौरन अपनी गाड़ी से उतरता है और फार्म हाउस के अंदर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। कमरे में पहुंचते ही वह जोर से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता है। रुद्र सीधा बाथरूम में जाता है और शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। वह अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रहा था। तकरीबन 1 घंटे बाद रुद्र बाथरूम से बाहर आता है। उसने सिर्फ तौलिया लपेट रखा था। वह सीधा क्लोजेट में जाता है और अपने कपड़े बदल कर जैसे ही बाहर निकलता है, सैम उसे सोफे पर बैठा दिखा जाता है। उसके हाथों में फर्स्ट एड बॉक्स था। सैम को देखते ही रुद्र उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सैम रुद्र के सामने फर्स्ट एड बॉक्स करते हुए कहता है, आपका इलाज करने आया हूँ। डॉक्टर को तो आप अपने पास फटकने भी नहीं देंगे, इसलिए आज मैं ही आपका डॉक्टर बन जाता हूँ। रुद्र उसे गुस्से में कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, अब तुम जाओ यहाँ से। रुद्र की बात सुनते ही सैम कहता है, चला जाऊँगा, मगर उससे पहले आपको अपनी चोटों पर दवाई लगवानी होगी, नहीं तो मैं आदि भाई को कॉल करके यहीं बुला लूँगा। उन गुंडों से लड़ते हुए रुद्र को भी कई जगह चोट लग गई थी, मगर सैम जानता था कि रुद्र कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, इसलिए रुद्र के गुस्सा करने के बाद भी सैम ज़बरदस्ती उसके साथ चला आया। आदि का नाम सुनते ही रुद्र सैम के सामने बैठ गया और सैम उसकी चोटों पर दवाई लगाते हुए कहता है, भाई आप ऐसी लड़की के लिए क्यों अपना खून जला रहे हो जो आपके लायक भी नहीं थी। अगर दादाजी और बड़ी माँ की मर्जी नहीं होती तो मैं उस लड़की को कभी भी अपनी भाभी नहीं बनने देता। वह लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। पता नहीं आप क्यों उस लड़की से शादी कर रहे थे। आपके लिए तो कोई शांत और समझदार लड़की चाहिए जो कि आपके रौद्र रूप को संभाल सके। जैसे ही सैम अपनी बात पूरी करता है, रुद्र उसे गुस्से से घूरते हुए कहता है, पर इस वक्त तो तुम ही मेरे साथ हो और मेरे रौद्र रूप को संभाल सकते हो। कहो तो अपना रौद्र रूप तुम्हें भी दिखा दूं। उसकी इस बात पर सैम झट से खड़ा हो जाता है और कहता है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप तो मुझे ऐसे ही शांत अच्छे लगते हो। मैंने आपकी चोटों पर दवाई लगा दी है, अब आप आराम करो। यह कहकर वह फौरन उसके रूम से बाहर निकल जाता है। सैम के जाते ही रुद्र अपने मन में कहता है, मिस संजना दीवान,
तुमने रुद्र प्रताप सिंह की बेइज्जती की है। अब अपने अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। वह अमन को कॉल करके कुछ कहता है। अब उसके चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल थी। सुबह के समय कोई रुद्र के कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटा रहा था। रुद्र नींद में ही बोला, किसकी शामत आई है जो मेरी नींद खराब कर दी। वह गुस्से में दरवाज़ा खोलता है तो सामने सैम खड़ा था। रुद्र को देखते ही सैम फौरन उसे खींचते हुए ले जाने लगा। वह रुद्र से कहता है, जल्दी चलो भाई, हमें फौरन घर जाना होगा, और उसे कल रात की सारी बात बता देता है। सैम की बात सुनकर अब रुद्र भी परेशान हो जाता है। आयशा ने सैम को फ़ोन करके सब बता दिया था कि कैसे घर के बड़ों ने आदित्य और ईशानी की शादी करवा दी। रुद्र कहता है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरे इस तरह वहाँ से चले जाने के बाद यह सब हो जाएगा। वह दोनों फौरन वहाँ से घर के लिए निकल जाते हैं। रुद्र रास्ते में ही अमन को फ़ोन करता है और उससे आदित्य के बारे में पूछता है। अमन बताता है कि आदित्य इस समय ऑफिस में है और कुछ लोगों के साथ मीटिंग कर रहा है। रुद्र और सैम घर ना जाकर सीधा ऑफिस आ जाते हैं। ऑफिस में आदित्य का भी कैबिन था, क्योंकि वह बिजनेस में भी रुद्र की मदद करने के लिए अक्सर ऑफिस आता था। इसलिए ऑफिस में आदित्य का भी एक पर्सनल कैबिन बना हुआ था। वे दोनों सीधा आदित्य के कैबिन में चले जाते हैं और वहीं उसका वेट करने लगते हैं। थोड़ी देर में आदित्य अपने कैबिन में आता है। रुद्र और सैम को वहां देखकर उसे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती, क्योंकि वह जानता था कि उसकी शादी की खबर अब तक उन दोनों को मिल गई होगी। आदित्य को देखते ही रुद्र उससे कहता है, आदि, तूने क्यों उस परिवार की लड़की से शादी कर ली? मैंने तो उन्हें बर्बाद करने का फैसला कर लिया था, मगर अब उस परिवार का नाम भी हमारे परिवार के साथ जुड़ गया है। अब मैं अपना बदला कैसे लूँगा? आदित्य रुद्र की तरफ पानी का गिलास बढ़ाते हुए बोला, भाई, पहले आप शांत हो जाइए, फिर मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप जानते हो कि दादाजी और निरंजन अंकल बहुत पुराने दोस्त हैं। निरंजन अंकल अपनी पोती के किए पर बहुत शर्मिंदा थे। दादाजी ने अपनी दोस्ती और परिवार की इज्जत बचाने के लिए मेरे सामने यह बात रखी, तो आप ही बताइए, मैं कैसे दादाजी की इतनी मेहनत से कमाई गई इज्जत को यूं ही मिट्टी में मिलने देता। इसलिए मैंने उनका फैसला मान लिया। आदित्य की बात सुनकर रुद्र का गुस्सा थोड़ा कम हो गया। रुद्र आदित्य से पूछता है, और क्या तू इस शादी से खुश है? अगर तू इस शादी से खुश नहीं है तो मैं इस शादी से आज़ाद होने में तेरी पूरी मदद करूँगा। रुद्र की बात पर सैम बोला, भैया, कभी तो जोड़ने की बात करा करो, हमेशा तोड़ने की ही बात करते हो। अरे आदि भाई को थोड़ा टाइम तो दीजिए इस रिश्ते को समझने का। हो सकता है वह लड़की उन्हें पसंद आ जाए। उसकी बात सुनकर रुद्र आदित्य की तरफ देखता है। आदित्य रुद्र की आंखों से इशारा करता है, जैसे कह रहा हो, मैं ठीक हूँ, आप चिंता ना करें, मैं सब संभाल लूँगा। तभी आदित्य का फ़ोन बजता है, जिस पर दादाजी की कॉल आ रही थी। आदित्य फ़ौरन कॉल उठाता है। उधर से दादाजी की आवाज़ आती है, बेटा, शाम को टाइम पर घर आ जाना और अपने साथ उन दोनों भाइयों को भी कह देना कि शाम की पार्टी में ज़रूर आए। मैं जानता हूँ कि वह दोनों तुझसे मिलने ज़रूर आएंगे, तो उन्हें भी शाम की पार्टी में ले आना। यह कहकर दादाजी फ़ोन काट देते हैं। अब तीनों शाम की पार्टी में जाने की तैयारी करने लगते हैं। पार्टी में पहुंचकर तीनों सीधा स्टेज पर जाते हैं और रुद्र और सैम आदित्य को स्टेज पर छोड़कर नीचे आने लगते हैं। वहां आए सभी मेहमान जब रुद्र को स्टेज से नीचे आता देखते हैं तो कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। वे सभी सोचते हैं कि जब शादी रुद्र की हुई है तो आदित्य स्टेज पर क्या कर रहा है। तभी माइक पर दादाजी की आवाज़ सुनाई देती है, मैं जानता हूँ आप सभी क्या सोच रहे हैं, मगर सच यही है, कल मेरे बड़े पोते रुद्र की नहीं बल्कि आदित्य की शादी हुई थी। वह भी संजना से नहीं बल्कि मेरे दोस्त निरंजन की छोटी पोती ईशानी से। ईशानी का नाम सुनते ही आदित्य चौंक जाता है। वह सोचता है, कहीं यह उसकी ईशानी तो नहीं, मगर उसका दिल अब भी इस बात पर यकीन नहीं कर रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि किस्मत उस पर इतनी मेहरबान हो सकती है। अब तो आदित्य की नज़रें सामने रास्ते पर ही जम गई। वह देखना चाहता था कि उसकी शादी किससे हुई है, और थोड़ी देर बाद ही उसका इंतज़ार खत्म हुआ। सामने से डार्क ब्लू कलर के लहंगे में ईशानी उसकी तरफ ही आ रही थी। ईशानी को अपनी दुल्हन के रूप में देखकर तो आदित्य को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था।
आदित्य तो बिना पलके झपकाए सिर्फ ईशानी को ही देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो सपना वह बंद आंखों से देख रहा था वह हकीकत बनकर उसके सामने था। ईशानी को अपने सामने देखकर क्या करेगा आदित्य? क्या होगी इनके रिश्ते की नई शुरुआत? जानने के लिए पढ़िए मेरी इस कहानी का अगला भाग। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरी इस कहानी को लाइक करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।